दुनिया एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे हम धीरे धीरे एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ है अमेरिका और उसका साथ देने वाले यूरोपीय देश यानी नेटो, और दूसरी तरफ है एक नया उभरता हुआ गठबंधन ब्रिक्स प्लस, जिसमें अब भारत, चीन, रूस के अलावा मिडिल ईस्ट के बड़े देश भी शामिल हो चुके हैं। अब ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, ये लड़ाई है सिस्टम की, सोच की, पैसे और भरोसे की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी टक्कर में भारत की भूमिका को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या भारत किसी खेमे में शामिल है? क्या वो सिर्फ संतुलन बना रहा है या फिर असल में कोई निर्णायक भूमिका निभा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि ब्रिक्स और नेटो की असली ताकत क्या है, इन दोनों में असली टक्कर किस बात को लेकर है और भारत की भूमिका वाकई में कितनी अहम है, हाइप से अलग, हकीकत के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं एक आसान सवाल से। ब्रिक्स और नेटो आखिर हैं क्या? दोस्तों, नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये गठबंधन बना था 1949 में, जब अमेरिका और यूरोप ने मिलकर एक दूसरे को सुरक्षा देने का समझौता किया था। मतलब अगर किसी एक नेटो देश पर हमला हुआ तो बाकी सब उसकी मदद को आगे आएंगे। ये एक तरह की मिलिट्री यूनिटी है जिसमें आज 32 देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे ताकतवर देश हैं, और हाल ही में फिनलैंड और स्वीडन भी इसमें शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो शुरू में एक इकोनॉमिक ग्रुप था। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब ये एक बड़ा बदलाव देख रहा है। 2023 में जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई तो उसमें कई और देश शामिल किए गए, जैसे सऊदी अरब, ईरान, यूएई, इथियोपिया और मिस्र। अब ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का क्लब नहीं रहा, अब इसे ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। और ये धीरे धीरे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है जो अमेरिका और यूरोप की एक तरफा दादागिरी को टक्कर देना चाहता है। अब सवाल यह है कि इन दोनों ब्लॉक्स के पास क्या क्या ताकत है। अगर हम नेटो की बात करें तो उनके पास है दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत। अमेरिका अकेले पूरी दुनिया का 40% से ज्यादा रक्षा बजट खर्च करता है। फिर उसमें शामिल हैं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु शक्ति वाले देश। इनके पास एडवांस फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, यानी पूरी तैयारी है किसी भी बड़े टकराव के लिए। लेकिन क्या इतनी ताकत ही काफी है? असल बात यह है कि नेटो की ताकत जितनी बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी मजबूत नहीं है। कई बार नेटो के देश आपस में ही सहमत नहीं होते। तुर्की का रुख अलग होता है, फ्रांस कई बार अमेरिका से उलझ जाता है, और जर्मनी जैसी आर्थिक ताकतें कभी कभी सुरक्षा मामलों में अमेरिका की बातों से दूरी बनाती हैं। मतलब ये कि नेटो एकजुट दिखता तो है, लेकिन अंदरूनी मतभेद भी हैं। अब बात करें BRICS की, तो इनके पास मिलिट्री ताकत कम है, लेकिन दूसरी तरफ कई बड़े एडवांटेज हैं। सबसे पहले तो इन देशों के पास दुनिया की 46% आबादी है। अगर आप जनसंख्या की बात करें तो BRICS ब्लॉक दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। फिर इन देशों के पास हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे तेल, गैस, गोल्ड और लिथियम जैसी मेटल्स। सऊदी अरब और रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और भारत वो टेक्नोलॉजी, फार्मा और IT में एक मजबूत नाम बन चुका है। इसके अलावा BRICS अब कोशिश कर रहा है कि दुनिया में डॉलर की जो मोनोपोली है उसे तोड़ा जाए, यानी जो ट्रेड अभी पूरी तरह डॉलर में होता है उसे लोकल करेंसी में बदला जाए। उदाहरण के तौर पर भारत और रूस अब तेल का व्यापार रुपये में कर रहे हैं। चीन और ब्राजील के बीच युआन में डील हो रही है, और BRICS देशों के बीच BRICS पे जैसा पेमेंट सिस्टम भी तैयार हो रहा है, ताकि अमेरिका की SWIFT जैसी सिस्टम पर निर्भरता कम हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो सब आर्थिक बातें हैं, असली लड़ाई तो हथियारों की होती है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। असल में 2025 की ये लड़ाई मिसाइलों या टैंकों से नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई है इन्फ्लुएंस की, यानी कौन ज्यादा देशों को अपने सिस्टम की ओर खींच पाता है, कौन ज्यादा भरोसेमंद लगता है, कौन ऐसा मॉडल पेश करता है जिसमें दूसरे देश खुद ब खुद शामिल होना चाहे। नेटो का मॉडल पुराना है, एक तरह से कंट्रोल का।
IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं बहुत बार ऐसी शर्तें रखती हैं जिनसे छोटे देशों का फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। वहीं BRICS एक नया मॉडल पेश कर रहा है जिसमें सहयोग की बात होती है, नियंत्रण की नहीं। अब बात करें मीडिया और नैरेटिव की, तो आज भी दुनिया में सबसे बड़ी खबरें वेस्टर्न मीडिया चलाता है, लेकिन ब्रिक्स देश अब अपनी आवाज खुद बुलंद कर रहे हैं। RT रूस टुडे, CGTN चीन का चैनल और कई मिडिल ईस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म अब एक अलग तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं, जिससे दुनिया के सामने केवल पश्चिम का नजरिया ना रहे। अब आते हैं अपने देश भारत पर, एक ऐसा देश जिसकी भूमिका को लेकर बहुत उत्सुकता है, लेकिन जिसके बारे में साफ राय बनाना थोड़ा मुश्किल भी है। भारत BRICS का फाउंडिंग मेंबर है और अभी भी उसका हिस्सा बना हुआ है, लेकिन भारत BRICS के अंदर चीन की बढ़ती पकड़ को लेकर बहुत सतर्क भी है। कई बार चीन के प्रस्तावों पर भारत ने आपत्ति जताई है और रशिया के साथ भारत का ट्रेड तो मजबूत है, लेकिन ब्रिक्स के एंटी वेस्ट रुख को भारत पूरी तरह अपनाता नहीं है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी मजबूत संबंध रखता है। QAD और I2U2 जैसे ग्रुप्स में भारत एक्टिव है और हाल ही में अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस को प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर डील्स भी हुई हैं। लेकिन भारत नेटो का सदस्य नहीं है और न ही वह कभी किसी एक सैन्य गुट में शामिल होने का संकेत देता है। भारत की विदेश नीति का फोकस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर है, यानी अपनी शर्तों पर संबंध बनाना, ना कि किसी एक खेमे में रहना। यह नीति भारत के लिए कई बार काम आई है, जैसे रूस से सस्ता तेल लेना और साथ ही अमेरिका से हाईटेक डिफेंस डील करना। लेकिन कई बार इस संतुलन को बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जैसे जब रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत को दोनों तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा। भारत ने 2023 में G20 समिट की मेजबानी की और वहां उसने अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर ग्लोबल साउथ की आवाज को मंच दिया। यह एक सकारात्मक पहल थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत अब पूरी तरह वैश्विक नेतृत्व कर रहा है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें अब भी काफी दूरी तय करनी है। तो अगर निष्पक्ष नजरिए से देखें तो भारत एक ऐसा देश है जो दोनों खेमों से बात करता है, दोनों से फायदे लेता है, लेकिन किसी के लिए मोहरा नहीं बनता। यह रणनीति फिलहाल भारत को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन भविष्य में यदि टकराव बढ़ा तो यह संतुलन बनाए रखना और मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत को अपनी रणनीति में लचीलापन और स्पष्टता दोनों बनाए रखने होंगे। अब अगर आगे के 3-4 साल देखें तो दुनिया 3 तरफ जा सकती है। पहला, नेटो अपनी ताकत और कंट्रोल बनाए रखेगा और बाकी देश उसी पुराने सिस्टम में चलते रहेंगे। दूसरा, ब्रिक्स धीरे धीरे एक नई दुनिया का मॉडल तैयार करेगा जिसमें लोकल करेंसी, साझा फैसले और नई संस्थाएं होंगी। तीसरा, भारत जैसे देश नेटो और ब्रिक्स दोनों को बैलेंस करते हुए खुद एक तीसरा पावर सेंटर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है जब भारत अपने घरेलू मुद्दों पर भी उतना ही ध्यान दे जितना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देता है। तो दोस्तों, सवाल अब ये नहीं है कि ब्रिक्स या नेटो कौन जीतेगा। सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां एक गुट ही सब पर राज करे, या फिर हम चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें सबकी सुनी जाए और फैसले मिलकर लिए जाएं। भारत इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया को ले जाने की कोशिश कर रहा है और उसके पास ये मौका है कि वो आने वाले वक्त में एक मजबूत लेकिन जिम्मेदार आवाज बनकर उभरे।